बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ेज़। इस्कीमिया का मतलब है जब किसी जगह को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। एज़ अ रिज़ल्ट वहाँ को फूड और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी नहीं मिलती। उन सेल्स को इस्कीमिया हो जाते हैं। सही है? जब इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ आ जाती है इसका मतलब ये है कि ब्लड सप्लाई की वजह से जब हार्ट को कोई डिज़ीज़ हो जाए। तो इसके पहले पैराग्राफ में यही लिखते हैं कि ये जो होता है ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके साथ बहुत ग्रुप ऑफ डिजीज़ेज़ रिलेटेड है, सिंड्रोम है ये, जो किस वजह से होता है, इस्कीमिया की वजह से होता है। और ये क्यों होता है जब हमारे कोरोनरी आर्टरीज़ जो कि ब्लड सप्लाई करती है हमारे हार्ट की मसल्स को या हार्ट की सेल्स को, तो वहाँ जब ये हमारे आर्टरीज़ वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं भेजती है, तो वहाँ पर जो नीड ऑफ ऑक्सीजन है और फूड है वो उन सेल्स को नहीं मिलता। और एज़ अ रिज़ल्ट उन सेल्स में डिफरेंट डिजीज़ेज़ पैदा हो जाती है और आखिर में उन सेल्स की डेथ होती है। सही है? अब हमारा सेल जो होता है वो कंटिन्यूअसली वर्क करता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, इसलिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होता है। सही है? और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये आती है माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीजनेशन से। सही है? वहाँ पर क्या होती है? फास्फोराइलेशन होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन तब होगी जब उसको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूअसली नहीं होगी तो फिर हमारे हार्ट को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी और इस अर्ज वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर सकेगा। अब ये कहते हैं कि लास्ट 25 ईयर्स में जो होते हैं बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इन्वेंट की गई है, लेकिन फिर भी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो है ये लीडिंग काज़ है डेथ की। आगे पैराग्राफ में इसमें काज़ेज़ के बेस पर 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड की गई है। एक में कहते हैं कि 90% ऑफ द इस्केमिक हार्ट डिजीज़ किस वजह से होती है और 10% ऑफ द इस्केमिक हार्ट डिजीज़ किस वजह से होती है। तो 90% ऑफ द इस्केमिक हार्ट डिजीज़ इस वजह से होती है कि हमारे हार्ट को सप्लाई करते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। सही है? ये कोरोनरी आर्टरीज़ सारे के सारे हार्ट के मसल्स और हार्ट की सेल्स को सप्लाई करते हैं। जब इन कोरोनरी आर्टरीज़ की दरमियान में कोई कोलेस्ट्रॉल प्लेग्यू आ जाती है, यानी कि इसमें कोई अथेरोस्क्लेरोटिक लीजन आ जाती है, अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, तो ये आर्टरीज़ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो आगे जो जितनी भी मायोकार्डियल सेल्स को ये सप्लाई करती है उनको प्रॉपर ब्लड नहीं मिलती, एज़ अ रिज़ल्ट उनको प्रॉपर ऑक्सीजन और फूड नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसको क्या हो जाता है, इस्कीमिया हो जाते हैं। तो इसी तरह भी हम कह सकते हैं कि ये जो इस्कीमिया है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है ये एक सेम चीज़ है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है ये लीडिंग काज़ है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की। और ये खतरनाक इसलिए है जब चाइल्ड जो होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस जाते हैं, यानी कि पेशेंट जब अपनी उम्र के साथ बढ़ता जाता है तो ये जो होते हैं इसका कंडीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जाता है, वर्स होता जाता है। सही है? अब आ जाते हैं हम रिमेनिंग 10% पर। तो रिमेनिंग 10% इसलिए होती है या लेट से हमारे हार्ट की डिमांड्स बढ़ जाए, जिस तरह जब हमारे हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है या ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। सही है? या इसके अलावा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे सेल्स हार्ट की सेल्स को कम हो जाती है, जिस तरह निमोनिया में हो जाता है, जिसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। सही है? ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। या जो होता है हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, जिस तरह एनीमिया में होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में होता है। अब यहाँ पर जो है चार साइन सिम्टम्स लिखी गई है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की। इनमें सबसे पहले आ जाता है एंजाइना पेक्टोरस, लैटिन वर्ड में इसका मतलब है चेस्ट पेन। ये 3 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं स्टेबल एंजाइना, यानी कि जब पर्सन जो होता है वो रेस्ट में होता है और उसको किसी किस्म का पेन ना हो, जब वो एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर देता है तो उसको वो पेन शुरू होने लगता है। सही है? दूसरा होता है जिसको कहते हैं प्रिंजमेटल एंजाइना। जब ये इसका काज जो होता है वो वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ द विसल्स, यानी कि हमारे विसल में स्पाज्म आ जाए, लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए कंट्रक्शन आ जाए। सही है? उस वजह से हो। तीसरा जो होता है उसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, यानी कि बंदा रेस्ट की कंडीशन में भी हो लेकिन फिर भी उसके चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाते हैं, साइन सिम्टम्स अपीयर हो जाती है, उसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहेंगे। लेकिन एंजाइना में इस्कीमिया इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो जाकर हमारे हार्ट की सेल्स को क्या कर सके, किल कर सके। दूसरी नंबर पर आते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जब हमारा इस्कीमिया इतना सेवियर हो जाए या इतने ज़्यादा टाइम के लिए बढ़ जाए, कम हो लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए बढ़ जाए कि वो हमारे हार्ट की सेल्स को क्या कर सके, उनका डेथ काज कर सके। इसके बाद फिर आ जाते हैं क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्रोनिक का लफ्ज़ आया है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा टाइम के लिए इस्कीमिया हो सही है, ज़्यादा टाइम के लिए हमारे हार्ट को के मसल्स को ब्लड नहीं मिलती। तो पहले हमारा हार्ट क्या कर देते हैं, वो अपने ऊपर बोझ ले लेता है, एनर्जी ना मिलने के बावजूद, ब्लड सप्लाई ना मिलने के बावजूद भी कंट्रैक्शन करता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो जाते हैं तो हमारा हार्ट कहते हैं कि बस
अभी मुझे अब मैंने और नहीं करना है, मैं और नहीं कर सकता। तो इसको फिर कहते हैं कार्डियक डीकम्पेंसेशन। जब कार्डियक डीकम्पेंसेशन हो जाता है तो वो हमारे लंग्स में जो होते हैं ब्लड फिल होना शुरू हो जाते हैं, जिसको सेकेंडरी अकोमुलेटेड स्मॉल इस्कीमिक इंसल्ट्स भी यहाँ पर नाम दिया गया है। और एज अ रिजल्ट हमारा हार्ट जो होता है वो फेल हो जाते हैं कि वो पंपिंग कर सके। आखिर में आ जाता है सडन कार्डिक डेथ। ये सबसे सेवियर सिम्टम है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की, सही है, इसलिए लास्ट में दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारे जो मायोसाइट्स होते हैं या हार्ट सेल्स होते हैं उनको निक्रोसिस नहीं होता, यानी कि उनकी डेथ नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो एरेथमिया है, यानी कि हमारे जो हार्ट की कंडक्शन सिस्टम है उसमें कोई खराबी आ जाती है, सही है, जिसको हम लीथल एरेथमिया कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की बीट्स जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। इनके फिर अपने डिफरेंट टाइप से एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हमारे सडन डेथ हो जाती है, सही है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सडन कार्डिक डेथ। अब एक टर्म आता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ये इन्हीं 3 चीज़ों के कहते हैं, सही है, इन्हीं 3 चीज़ों, कौन सी 3 चीज़ों को, अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या सडन कार्डियक डेथ, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब इसके बाद आ जाते हैं एपिडियोमोलॉजी यानी कि काजेज़। इस पैराग्राफ के अंदर ये कह रहे हैं कि अमेरिका में हर साल 7 लाख लोग जो होते हैं उनको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है और उनमें से जो होते हैं आधे लोग मरते हैं। ये भी ज़्यादा नंबर्स है, लेकिन फिर भी 1963 से पहले इनसे भी ज़्यादा लोग मरते थे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से। लेकिन 1963 के बाद इन्होंने डिफरेंट इन्वेंशन रख दिए, डिफरेंट टारगेट्स रख दिए, डिफरेंट प्रोग्राम्स अरेंज किए, जिसमें इन्होंने ये वादा किया कि हमने जो कार्डियक की जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के फैक्टर्स है उसको कम करने हैं। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि लोगों की बिहेवियर्स पर और उनकी हेल्थ कंडीशन पर, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह पर इन्होंने फोकस किया, जिसमें इन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए जिसमें वो क्या करे कि लोगों को कहे कि वो स्मोकिंग को छोड़ ले, सही है। इसके अलावा अपने हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का इलाज करे और कोलेस्ट्रॉल की लोअर करने की ड्रग्स जो है उसको इस्तेमाल करे। इसमें क्या क्या इंक्लूड, एस्पिरिन इंक्लूड, एरिथमियास के कंट्रोल इंक्लूड, इसके अलावा जो एंजियोप्लास्टीज होती है उनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, डिफरेंट जगहों पर कोरोनरी केयर यूनिट इंस्टॉल किए गए हैं। थ्रोम्बोलिसिस फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसके किसी वजह थ्रोम्बस की वजह से हुआ हो, उस थ्रोम्बस को हम क्या करें, स्प्लिट करें, वो तोड़ ले, सही है। इसके अलावा एंडोवास्कुलर स्टंटिंग, कोई आर्टरी जो होते हैं वो क्लोज है, उसके अंदर हम स्टंट इंस्टॉल करें ताकि वो ओपन रह जाए, सही है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी वगैरह है। अब इस ट्रेंड को मेंटेन करने का पता हमें किस तरह पता चला कि ये जो होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है ये कम होती जाती है, ये बेबी बूमर्स की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम्स के लिए लाइव रहे। इसका क्या मतलब है, बेबी बूमर एक जनरेशन है जो 1946 एंड 63 के दरमियान पैदा हो गई है, सही है। अब इससे पहले जो जनरेशन था वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से बहुत जल्दी मर गया, लेकिन ये जो जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अभी भी रह रहे हैं। लेकिन ओबेसिटी की वजह से फिर भी ये लोग जो होते हैं अभी आजकल जो होते हैं ये मर रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके बाद है पैथोजेनेसिस, यानी कि प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजीजेस, यानी कि मैकेनिज्म सिंपली। पैथोजेनेसिस इस डायग्राम पर बहुत इजीली एक्सप्लेन होता है। हार्ट की मेन 2 आर्टरीज है, राइट करोनरी आर्टरीज, लेफ्ट करोनरी आर्टरीज। लेकिन लेफ्ट करोनरी आर्टरीज की जो 2 मेन ब्रांचेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स करोनरी आर्टरी और लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से है। अब ये जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स करोनरी आर्टरी है, ये दोनों किस चीज़ की ब्रांचेस है, लेफ्ट करोनरी आर्टरी की सी है। बुक में ये दोनों ज़्यादातर एक्सप्लेन किए गए हैं। अब बात ये है, यहाँ पर कहते हैं कि जब इन करोनरी वेसल्स के अंदर या करोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो इतना ना हो, इतना इनफ ना हो कि वो हमारे हार्ट की जो मसल्स या हार्ट की सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके, जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होती है, सही है। अब ये किस वजह से होते हैं, ये इनके ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकता है, और ब्लॉकेज की 3 काजेज़ एक्सप्लेन किए हैं। यानी कि पहले से यहाँ पर कोई फैटी मटेरियल प्रेजेंट हो जो इनको ऑक्लूड करे, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोटिक ऑक्लूजन कहते हैं, या थ्रोम्बोसिस हो, यानी कि ब्लड क्लॉट यहाँ पर कहीं से आया हो, वो यहाँ पर बन गया हो, प्रेजेंट हो। तीसरा वेजोस्पाज्म, यानी कि इनकी इन वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स होती है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रह जाए। तो एज अ रिजल्ट हमारे हार्ट की सेल्स जो होगा उसको अच्छी तरह ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो इसी तरह हमारे हार्ट की सेल्स की क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा।
फिर इन तीनों आर्टरीज़ के अलावा राइट करोनरी आर्टरी, लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स करोनरी आर्टरी, राइट एंटीरियर डिसेंडिंग करोनरी आर्टरी, इनके अलावा सेकेंडरी ब्रांचेस जो होते हैं, जिस तरह राइट एंटीरियर डिसेंडिंग करोनरी आर्टरीज़ की ये 2 ब्रांचेस है जिसको डायगोनल ब्रांचेस कहते हैं। इसी तरह ये जो ब्रांच होते हैं जिसको मार्जिनल या ऑब्ट्यूज ब्रांच ऑफ लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स करोनरी आर्टरी कहते हैं। इसी तरह हमारे राइट करोनरी आर्टरी के ब्रांच होते हैं जिसको पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच कहते हैं, जो इस तरफ जाता है, इस तरह से है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनमें भी ऑक्लूजन जो होते हैं वो हमारे हार्ट की किसी न किसी जगह पर स्पेसिफिक मसल्स को इस्कीमिया पहुंचा सकते हैं जब इनमें ऑक्लूजन आ जाए। अब इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं, इस पैराग्राफ में इन्होंने एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है 70% से है। अब लेट्स से ये हमारा एक करोनरी आर्टरी है, ये नॉर्मल है यहाँ पर से है। जब इसमें ऑक्लूजन आ गया, चाहे थ्रम्बस हो, चाहे ये एक फैटी मटेरियल हो, अथेरोस्क्लेरोसिस हो, या चाहे इसका जो होता है कंट्रैक्शन हो जाए और इसका ल्यूमेन जो होता है वो कम हो जाए, उसका डायमीटर कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि ये 70% से कम हो, फिर इंसान को ना रेस्ट में कोई पेन फील होता है, ना उसको किसी हार्ड वर्किंग कंडीशन में यानी कि एक्सरसाइज में भी उसको पेन फील नहीं होता। लेकिन जब ये ऑक्लूजन जो होता है ल्यूमेन की ये 70% से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बंदे को रेस्ट की कंडीशन में पेन फील नहीं होता, लेकिन फिर भी जब वो एक्सरसाइज करता है या हार्ड वर्क करता है तब उसको चेस्ट पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। अब जब ये ऑक्लूजन इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिस तरह यहाँ पर है कि ये 90% तक बढ़ जाए, फिर क्या हो जाता है, सही है। अब यहाँ पर जो 70% से ज़्यादा हो जाते हैं इसको क्रिटिकल स्टेनोसिस कहते हैं, सही है। अब जब ये 90% तक गया, फिर इस बंदे को रेस्ट की कंडीशन में भी और एक्सरसाइज की कंडीशन में भी पेन फील होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल एंजाइना, क्योंकि यहाँ पर जो कोरोनरी ब्लड सप्लाई है हमारे हार्ट के मसल को वो बहुत कम हो जाती है कि वो गुजारा भी नहीं कर सकते, सही है, उनके लिए कंट्रैक्शन मुश्किल हो जाता है। अब क्या होता है, इसके बाद भी ऑक्लूजन स्टार्ट रहती है, सही है, क्योंकि ये सारा का सारा ल्यूमेन जो होता है वो क्लोज करना चाहता है, ये इतने रैपिडली ग्रो करता है। लेकिन जब इसका जो ये ल्यूमेन की ब्लॉकेज ज़्यादा टाइम लेता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर इस टाइम के दौरान हमारा कोलेटरल सर्कुलेशन जो होता है, जो नॉर्मली नैरोड रहता है, वो डायलेट हो जाता है, और कोलेटरल सर्कुलेशन के थ्रू फिर जिस जगह को ब्लड नहीं मिलती उस जगह को ब्लड सप्लाई होती है। किस चीज़ के थ्रू, कोलेटरल सर्कुलेशन के थ्रू या कोलेटरल परफ्यूजन के थ्रू। लेकिन अगर ये क्लोजिंग ऑफ द ल्यूमेन या ऑब्स्ट्रक्शन इतना जल्दी ग्रो करे कि बहुत कम टाइम में ये सारा का सारा ल्यूमेन ब्लॉक करे या 90% से ज़्यादा ब्लॉक करे, तो हमारे कोलेटरल सर्कुलेशन के डायलेशन के लिए या कोलेटरल सर्कुलेशन के डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं मिलता। और इसी तरह जिस जगह को फिर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती या जिस जगह में ब्लॉकेज है उसके आगे जो रीजन होता है, जिस तरह यहाँ पर ऑक्लूजन है, इस आगे रीजन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, फिर इस जगह की जो मसल्स होते हैं या कार्डियक सेल्स होते हैं वो उनकी निक्रोसिस हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, सही है। तो यहाँ पर फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का टाइम आ जाता है। अब अगर ऑक्लूजन जो होता है वो अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो, यानी कि फैटी मटेरियल की डिपोजिशन की वजह से हो, सही है, कोरोनरी ब्लड वेसल के अंदर, तो फिर इन्होंने 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए है जो अथेरोस्क्लेरोसिस या जो कोरोनरी आर्टरी के ऑक्लूजन है उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो उसमें सबसे पहले इन्फ्लेमेशन है, सही है। अब ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, एडवेंटिज है, इसका सबसे एक्सटर्नल लेयर है, फिर मिडल लेयर जो होता है उसको मीडिया कहते हैं और इंटरनल लेयर को एंटीमा कहते हैं, सही है। जब इसमें अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाते हैं तो यहाँ पर एक फैटी मटेरियल क्या अपीयर हो जाते हैं, जो कि हमारे कोरोनरी आर्टरी की जो वॉल होती है उसके अंदर इस तरह डिपॉजिट रहती है, सही है। यानी कि जो एंटीमा होता है वो उसके अंदर होता है और जो मीडिया होता है एंटीमा और मीडिया के दरमियान ये हो जाती है, सही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लिपिड मटेरियल है इसका जो कोर बना होता है, ये सेंटर जो बना होता है, यहाँ पर लिपिड मटेरियल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, इसके अलावा कैल्सिफिकेशन होती है, यानी कि कैल्शियम मटेरियल्स भी हो सकते हैं और डेड टिश्यूज भी हो सकते हैं, सही है। और इसके ऊपर यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे जो एंटीमा है, आर्टरी की जो इंटरनल लेयर है वो इस तरह कैप बना देता है। अब पहले इनकी ग्रोथ होती है ल्यूमिन की ब्लॉकेज में और आखिर में फिर ये रप्चर हो जाता है, सही है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग यानी कि इसकी डेवलपमेंट के स्टार्ट से लेकर आखिर में इसकी रप्चर तक जो होते हैं इन्फ्लेमेशन का एक खास रोल होता है इसके अंदर। वो किस तरह होता है कि यहाँ पर जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, सही है, आर्टरीज के अंदर वो हो, और जो इस ल्यूमिन के अंदर ब्लड जब जाएगा उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स होंगे, डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स जिसको कहते हैं, टी सेल्स होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे, उनकी दरमियान टॉक हो जाती है, इंटरेक्शन हो जाती है, वो क्रॉस टॉक कर देते हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर देते हैं। इन बातों में क्या हो जाता है कि ये एंडोथेलियल सेल्स उनको कहते हैं कि आप मेरे साथ अटैच हो जाइए, सही है, जिसकी वजह से जो टी सेल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं वो आकर इन एंडोथेलियल सेल्स के साथ अटैच हो जाती है। खासकर इस जो फैटी मटेरियल होता है, ये इसको प्लेग्यू कहते हैं, प्लेग्यू इस तरह का नाम है, या प्लेक ये जो है
ये इसके साथ अटैच हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाती है, सही है। और इसी तरह क्या हो जाती है, ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वगैरह की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, सही है, जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ता है। और इसके अलावा ये जो यहाँ पर डिपॉजिटेड मटेरियल है तो इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है, सही है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर वो मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को तोड़ते भी है, जिसकी वजह से इस प्लेग्यू की स्टेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। अब जब इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई तो क्या हो जाता है, ये रप्चर हो जाता है, सही है। तो बाज़ दफ़ा प्लेटलेट्स आकर इसके साथ मिल जाती है और इसकी हीलिंग कर देती है, जिस यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीवियरली फिक्स्ड कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि इस ऑब्स्ट्रक्शन को आगे फिक्स्ड कर देता है। लेकिन फिर भी अगर इसकी रप्चरिंग रह गया फिर क्या होगा, फिर इसके साथ थ्रोम्बस आ जाएगा, जिसको दूसरे पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है कि थ्रोम्बस एसोसिएटेड विद एरोटेड और रप्चर प्लेग, सही है। ट्रिगर द एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जब अनस्टेबल एंजाइना हो जाता है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है या सडन कार्डिक डेथ हो जाती है, सही है। तो इसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। जब इस प्लेग की क्या हो गया, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई और ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि यहाँ पर ये रप्चर हो गई, सही है। फिर इस ब्लड की ल्यूमेन में जो ब्लड होता है उससे अंदर अपने साथ ब्लड सेल्स अटैच कर देते हैं, यहाँ पर एक थ्रोम्बस बना देते हैं, सही है। और बास दफा क्या होता है कि इससे कुछ पार्ट्स डिटेच हो जाते हैं और एम्बोलाई, जिसको फिर हम कहते हैं, वो जाकर किसी और ऑर्गन को या किसी और विसल को भी ब्लॉक कर सकता है। इसलिए ऑटोप्सी के दौरान यानी पोस्टमार्टम के दौरान डिफरेंट एम्बोलाई जो होते हैं वो बॉडी के अंदर पाई जाती है, जिसको क्या हो, इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो। अब यहाँ पर इस ल्यूमिन के अंदर एक स्मूथ मसल्स की भी लेयर है, सही है। ये थ्रोम्बस क्या कर देते हैं, उस स्मूथ मसल्स को एक्टिवेट कर देता है कि वो ग्रोथ करे। जब वो स्मूथ मसल ग्रोथ करेगा तो उसके साथ ये प्लेग भी ग्रोथ करेगा, ये भी बल्ज हो जाएगा इस आर्टरी की ल्यूमिन में। और इस तरह ये जो प्लेग है इसका प्रोडक्शन जो होता है इस तरह बढ़ता जाएगा और ल्यूमिन को ब्लॉक करता जाएगा। तो जब ये पार्शियली इस ल्यूमिन को ब्लॉक करे तो सबसे पहले जो इन्फार्क्शन होता है वो इनरमोस्ट पार्ट होता है हमारे हार्ट की, मायोकार्डियम की, जिसको हम सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। और इसी कंडीशन में क्या हो जाता है, अनस्टेबल एंजाइना हो जाते हैं और पर्सन को जो होता है पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है ये कंटिन्यू रहते हैं और ये हमारे जो ल्यूमिन का विसल है ये और भी ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मेसिव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेसिव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि हमारे हार्ट के बहुत सारे मसल्स जो होते हैं एक टाइम पर उनकी निक्रोसिस हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, वेजो कंस्ट्रक्शन। हमारे आर्टरी की जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कंस्ट्रक्टेड रह जाती है। एज अ रिजल्ट अगर इसके अंदर जो प्लेग है, ये फैटी मटेरियल है, ये अगर रप्चर ना हो तो ये उस पर फोर्स लगाकर रप्चर कर देता है, जिसकी वजह से फिर थ्रोम्बाई भी के फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है, सही है। इसके अलावा जो डायमीटर होता है वो जाहिर बात है स्पाज्म के साथ या वेजो कंस्ट्रक्शन के साथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सही है। अब ये क्यों होती है, ये कुछ मटेरियल जैसे है, इसके अंदर कुछ एड्रीजेनिक एगोनिस्ट होते हैं जो हमारे स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन काज कर देते हैं, ऐसे है। इसके अलावा प्लेटलेट्स कंटेंट्स भी ऐसे होते हैं जो स्मूथ मसल की कंस्ट्रक्शन काज कर देते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, एक होते हैं एंडोथेलियल सेल रिलैक्सिंग फैक्टर जिस तरह नाइट्रिक ऑक्साइड है, और दूसरी तरफ पर क्या होते हैं एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्टिंग फैक्टर जिस तरह एंडोथिलिन है। ये दोनों कौन रिलीज करते हैं, हमारे एंडोथेलियल सेल। जब इनकी दरमियान में क्या आ जाता है, इम्बेलेंस आ जाते हैं। और इम्बेलेंस क्यों आएगा, जब हमारे एंडोथेलियल लेयर जो होते हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाती है, सही है। जब इसके अंदर जो थे कंट्रैक्टिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाती है और रिलैक्सिंग फैक्टर्स कम हो जाते हैं, फिर इस स्मूथ मसल्स की क्या हो जाती है, हमारी आर्टरी के अंदर जो स्मूथ मसल्स होती है उनकी कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, सही है। इसके अलावा डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज हो जाती है जो विसल्स की कंस्ट्रक्शन करती है। इस रिजल्ट क्या हो जाता है, इस्कीमिया हो जाती है हमारे हार्ट को। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स थे और इस्कीमिक हार्ट डिजीज थी। इसके अलावा अगले लेक्चर में हम एक्यूट फ्लेक्यू चेंजेस पढ़ेंगे।